नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और लेकर के आई हूँ आपके लिए कोहबर की शर्त, जिसको लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पिरौटा के लिए जहाँ से राह मुड़ती थी, वहाँ से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। किंतु जाना खेतों की मेड़ों से पड़ता था। खेत पके होने से मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं, जौ की बालियों के टुकड़े पैरों में चुभते थे, इसीलिए लोग छवरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चले, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाए, किंतु गुंजा के कारण वह विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चू ची चर चर करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती थी। पिरौटा को मुड़ने के पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर उलरी कि चंदन फट से कूद गया और गुंजा को बाह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धुरा ठोकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा। लाओ झोला हमें दो। नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूं मैं। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम आधा घंटा, अजोरिया उग जाएगी। तो थोड़ी चाल तो बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है? हमें डर भर नहीं लगता। अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो? चंदन ने कहा। तो मैं अकेली भी भलियार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप डरार पर बैठी थी। जय सिया राम, ए लड़का, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसे ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाई, लेकिन गुंजा टस से मस न हुई। हार कर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला, बस। हार जाने की खींच में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा, उठो। पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो। कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तब वो उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई करैल माटी की कड़ी चौड़ी छवरी से चलने में लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहराकर खनखना देते थे। दूर दूर तक फैले हुई करैल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहराते भरे खेत, जिनमें जहां तहां खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा, थकन तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। बैठने को तो उठने को तो मन न हो। क्यों चंदन, ऐसी अजोरिया में बैठने को मन नहीं करता है। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है।
दुल्हन जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतर के आंगन तक दौरी में ही डेग पड़ते हैं। संग में दुल्हा भी तो होता है, गुंजा ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल है। तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन! हवा का एक झोंका आया और सारी सरह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है? और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपटी से पसीने की लकीर चिबुक तब बह आई थी। आंचल पीछे सरक कर जूड़े में अटका हुआ था। सवारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूं मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं। नाप लो, कहती हुई गुंजा चंदन के बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी हूं। चलो, आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुर लगी है, पानी पिएंगे। वहां से छन भर में गांव है। आगे छवरी के बगल में एक कुआं था और उसके बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़ था। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अजोरिया में यह सरेह कैसी लगती है? चंदन गुंजा के बगल में खड़ा होकर बोला, तुम ही बताओ। जैसे बिहोती कनिया ब्याही दुल्हीन पियरी ओढ़े हो। कनिया बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। भाग! पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ढलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथों में ले आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी? कभी जाना है? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूं? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे, तो तुमने बहाई थी? और नहीं तो क्या। मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाले जरूर कोई लुत्ती चिंगारी ही होगी। चौबे छपरा की लड़कियां, बाप रे बाप। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस शून्य ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल धूप थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने, कभी दाएं बाएं, कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? भाग! हर घड़ी फक्कड़ा की तरह ही बोलते हो। देखो, ठीक से बोलो। हमारे रहते तुम्हारा मन उदास हो जाएगा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। मैं मुझसे पूछती हूँ। अच्छा, तुम ही बताओ, अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, तो तुम क्या बताओगे? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली। हाँ, तुमसे पूछता हूँ। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ कोई आ नहीं सकता, ये कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूं? किसको? आगे जो छवरी के किनारे में बबूल का पेड़ देखती हो ना, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुंचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे! गुंजा ने डरकर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है, मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा। लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया, वह चंदन से एकदम सटकर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए। घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ, घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओमकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा,
झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अखबारी में भर लिया। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा लकड़ी से लेकर तेल, नून, आटा, दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टो टो कर देख लिए। काका, पहुना, चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका, बासन, रसोई पानी, कूटने पीसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती, यद्यपि गुंजा उसे कोई काम भी करने को न देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला चौका बर्तन कर जाते पर पीसने पर बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बढ़ा कि जाते पर गुंजा के संग पीसते समय गीत गाने को वह ललच उठ। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जाते वाले उसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर, कजरी, ब्याह, माड़ो, संजा, प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छो इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ 1 और पंखा 2 जवार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांवों में कटाई 10 बोझ में 1 बोझ मिलती थी। बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता था, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ होता था। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती थी। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान में ढुवाई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काटकर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके डालों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ, गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिलें भरने लगते। ओमकार और चंदन भी अपने खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटते जाते। ओमकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता। चंदन उनके संग खेत से खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गई। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी के साथ चलने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफेद रात, खेतों से खलिहान तक बोझों की ढुवाई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओमकार और चंदन से पैरों में उपटन लगवाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया था। घुटने के नीचे से पूरा पैर, नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था कि अगले साल की सारी तकलीफें आग में जल जाती। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओमकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भूजने के लिए लड़के लुकाड़ बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओमकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने सांझ को ही पीसकर रख दिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी। ओमकार आगे आया। ऊपर नीचे धरती पर बैठे उसके पैरों में उपटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे में गुंजा लगाने बैठी तो ओमकार ने हंसते हुए गुंजा को टोक दिया। तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे, इसमें हंसी की क्या बात है? आखिर उसको कौन लगाएगा? वो क्या हमारे बखरा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई ही बोली। अगर पड़ जाए तो? मैं आ गई तो बैद जी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी। नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी। ओमकार ने मुंह बनाकर कहा। राजा रजवाड़ा न सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतिहार झंगाड़ के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे एहूं। समझे? भले धिया रहिए कुंवारी हो। हमारी बहन जाएगी कलकतिया कवासुत मर्द के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओमकार के पैरों की झिल्ली छूट गई थी। वो उठकर जाने लगा और चंदन को कहा कि कागज में लपेट कर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता जाएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। लगा दे गुंजा चंदन के उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता।
कटोरी लेके गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिए। ये क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता, तनिक सर को, मुझे जरा उंगठने दो। कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेट गई। ऐसे रुखरी हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो वैसे ही खेतों में आजकल खूटा खाटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए? गोड़ तो है जैसे खरहरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिला जाए, लेकिन नखरा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले जाओ, लैनू की तरह हाथों वाली से लगवाओ उपटन। उपटन की कटोरी पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए उंगली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगरा गए हो, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूकना पड़ता तब आंखें खुलती। रूपा लेटी हुई ही बोली। लगा दे गुंजा, इस बम्मड़ आदमी की बात पर क्या धरती है? गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैर में घुटने के नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब वह पैर पर हाथ रगड़ने लगी तो चंदन के पैर के बालों को रह रहकर खींच देती। चंदन एक दो बार सी सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की। देख लो भौजी। क्या है? हम क्या करें, बाल सड़ जाते हैं तो? गुंजा बोली। सट जाते हैं, लासा है क्या? चंदन बोला। तो लो, अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। भौजी छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है, रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में बटोर कर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। मिलान करो इस रूखर हाथ से कि कौन ज्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपक कर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरे मुंह में अच्छी तरह से उपटन पोत दिया। बहिना, रूपा उठ बैठी। ये क्या रे? देख लो अपने देवर की करनी। तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी। आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं चली। रूपा देवर के गालों का उपटन अपने हाथ से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह अब साफ हो गया था। वो गुंजा से बोला, कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया। रात आधी बीती, पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी। देखते देखते लपटे चिटक चिटक कर आसमान छूने लगी। लुकाड़ जला जलाकर लड़के भाजने लगे। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवान में बुझती हुई लुकाड़े न फेंके। बाकी प्रौढ़ और जवान लाठी लिए इस पहर में थे कि दूसरे गांव वाले बुझती हुई लुकाड़े बलिहार की सीमा में न फेंके। ऐसा विश्वास था कि अपने गांव की बुझती हुई लुकाड़े दूसरे गांव की सीमा में फेंक देने से नए साल का दुख दरिद्र दूसरे गांव में चला जाता था। इसीलिए हर गांव वाले इस रात को अपने अपने सिवानों की कड़ी निगरानी करते थे, लाठियों से लैस, क्योंकि कभी कभी दो गांवों में आपस में मारपीट भी हो जाती थी। गांव के बड़े बूढ़े इसी मारपीट को बचाने के लिए इस रात विशेष करके जब तक गांव के लड़कों की लुकाड़े पूरी तरह बुझकर जल न जाती जागते रहते। भोर हुई, गांव फगुआ खेलने में जुट गया। दिन भर के लिए कटिया बंद हो गई। लोग दूने उत्साह से होली में गए। चंदन लोगों के गिरोह में घर घर द्वार द्वार घूमता रहा। पहले से ही उसने 8-10 लड़कों का एक दल बना लिया था और तय कर लिया था कि इस वर्ष कीचड़ मिट्टी गोबर से होली न खेलने का प्रचार करेगा। इसीलिए सबसे पहले इसके दल वाले गांव में घूमना शुरू हो गए थे। नौजवानों को हाथ जोड़कर समझा कर मना करते रहे कि कीचड़ पाक की जगह होली रंग से खेली जाए। न जाने कैसा जादू हुआ कि सदियों की यह कुप्रथा एकदम से थम गई। हाथ में बाल्टी का रंग और टटके कटे बांस की पिचकारी लिए वो घर घर पद की भौजाई लगने वाली सभी औरतों से अपने दल के साथ होली खेल आया। फगुआ के दिन घर की औरतें इसी पाक पानी के डर से भीतर से किवाड़े सवेरे ही बंद कर लेती थीं। सो इस साल इस परिवर्तन पर सभी ने जी भरकर होली खेली। गोबर पाक की जगह गलियों में लाल पीले हरे रंग फैल गए।
गुंजा के संग में समौरियां लड़कियों भी दलों में होली खेलने के लिए निकली। घर घर जाकर कुंवारी ब्याही नंदे भौजाइयों से होली खेल खेलकर लाल पीले रंग से ऊपर से नीचे तक नहा गई। चंदन घर लौटा, भौजाई से अंगोछा मांग नदी में नहाने चला गया। बड़ी मेहनत से मल मल कर तो रंग छुड़ाया। देर से लोग तीर पर नहा रहे थे। धारा न होती तो नदी का जल भी रंग जाता। लौटने लगा तो धूप चढ़ाई थी। दोपहर से बेर झुक गई थी। दीनदार में गुंजा मिली। अरे, दिन भर फगुआ ही खेलती रहोगी, नहाना धोना नहीं होगा क्या? मैंने तो नहा लिया। क्या नहा लिया? अभी तो देह मुंह जस का तस लाल पीला है। न जाने कैसा रंग है, छूटता ही नहीं। बलिहार का रंग जल्दी नहीं छूटता, चढ़ तो गया। बात फेंक कर चंदन आगे बढ़ा। पलड़े की ओट में रखी हुई बाल्टी में से 2 कटोरे रंग चंदन की बनियाइन धोती पर पीछे से छप छप पड़ गए। चंदन पीछे मुड़ा तो गुंजा बगल में कतरा कर झटके से दूसरे घर में भागी। लपक कर चंदन ने पकड़ लिया। बगल की घनौची पर भरी हुई बाल्टी रखी थी। पूरी की पूरी भरी हुई बाल्टी का जल गुंजा के देह पर हर हर महादेव। ऊपर से नीचे तक गुंजा सरोबार। कपड़े भीग कर देह से चिपक गए। स्वस्थ मांसल देह के अंग प्रत्यंग निखर आए। लाज के मारे गुंजा वहीं सिकुड़ कर बैठ गई तो दूसरी बाल्टी बचा हुआ पीला रंग भी ऊपर से चंदन ने डाल दिया। गोरी देह पर पीला रंग और भी जम गया। अब उठो। बक बहिना, ए बहिनिया, गुंजा ने पुकारा। छोटी बहन की पुकार पर रूपा घर में से आंगन में आ गई। ये क्या रे? देख लो चंदन की करनी। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। नहा धो के आए तो हमको तुमने नासा, ऊपर से भौजी से दुहाई कर रही हो। कौन किससे कम है? उठ चल। मन न भरा हो तो हंडे में रंग घोर के तुम दोनों जी भर के छपक लो। गुंजा उठकर चली तो भीगी हुई फुफती फदर फदर करने लगी। भौजी, ये तो बाजा बजाता है। जा जा इनार पर फिर से जाकर नहा ले। अब तो मैं नहीं जाता, गुंजा बबू नहीं जाए। गुंजा इनार पर नहाने जाएगी। पागल हुआ है क्या? जा 2 बाल्टी पानी अपनी देह पर डाल लेना, 2 लेते आना, एक से ये नहा लेगी। बाल्टी में पानी लेकर लौटा तो गुंजा आंगन में घनौची के पास प्रतीक्षा में बैठी थी। रूपा रसोई घर में थी। घनौची पर पानी रखकर दूसरी बाल्टी गुंजा के पास रखते हुए बोला, नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुधि आई। तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता? तभी काका खाने को भीतर पहुंचे। अभी मत खाना, मैं नहा कर आती हूँ तब परोसूंगी। तब तक काका को खाने दो, वो बोली। चंदन काका के पीछे पीछे चौके के आगे वाले ओसारे में उनके लिए पीढ़ा पानी रखने चला गया। गुंजा फुर्ती से नहाने लगी। सांझ के 4 बजे से ही झाल और ढोल लिए फगुआ गाते हुए गांव के लोगों के झुंड द्वार द्वार घूमने लगे। चेहरे और शरीर अब रख पड़े गुलाबी हरे लाल अबीर से रंगे हुए। किसी किसी द्वार पर भीतर से औरतें गीला रंग भी फेंक देती, नहीं तो अबरक मिला हुआ अबीर धुएं की तरह मंडली के माथे पर उड़ता जाता। झाल और ढोल की लय में 20 कंठ से फाग मुखरित हो उठा। बम बम भोले, बम बम भोले, कहवा रगबल पगरिया। चंदन के द्वार मंडली बैठी थी। भीतर से अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के साथ गुंजा भी झांक रही थी। पीछे से गांव की लड़कियां रह रहकर उसे बाहर ठेल देने की कोशिश करती। चंदन सामने से देख रहा था। गौनई चल रही थी। अंतिम बार गाने वाला गवही जोश में था। घुटने के बल बैठकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर बोल फुटा, कमल दल खोल, तनिक हंसी के बोल। उसके बाद 2-1 दल और आए। अंत में नाच का दल आया, जो गीड़ा गाने वालों का। पूरब टोला का उत्तिमा गोंड लौंडा बना था। मऊग साला साड़ी पहनकर, पाउडर पोत मुंह पर चमकती हुई बिंदिया और ललाट पर टिकुली, मांग में सिंदूर भरे, पैरों में सेर भर के घुंघरू, पीछे गिरोह वाले ढोल झाल लिए और इन्हें घेर कर चलते हुए गांव के 50 लड़के घूमते हुए चंदन के द्वार पर गोल जमा। ढोल तड़तड़ा उठा। जोगीड़ा की बोल फूटी, जोगी जी वाह, जोगी जी वाह, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी धीरे धीरे, अरे रे कबीर, सुनो रे कबीर। और उत्तिमा बीच की खाली जगह में जोगीड़े के अंतिम बोल पर घड़ारी की तरह फुर से सरक कर नाचने लगा। घुंघरुओं की आवाज पर ढोलक ताल देने लगा। जोगीड़ा चलता रहा। 45 वर्ष का बूढ़ा उत्तिमा
ढोल की ताल पर छूटता है तो नए नाचने वाले लौंडे भी मात हो जाते हैं। देह की सुधी बुद्धि न जाने कहाँ चली जाती है। बस घंटे घंटे पर चिलम का दम मिलता जाए, फिर रात भर नाचते रहो। सांवरे हुए चेहरे पर पसीने की लकीरें पाउडर को धो देती हैं, लेकिन मुंह में भरे हुए पान के बीड़े देह में चाबी भरते रहते हैं। गांव में 2-3 नचनियां और हैं, लेकिन उत्तिमा की बराबरी करने वाला अभी तक कोई लौंडा नहीं निकला। नाच खत्म हुआ। फाटक के पीछे झांकती हुई दर्जनों औरतों के पास घुंघरू झंझनाते हुए उत्तिमा पहुंच गया और ढोल बजाने वालों के सिर का अंगोछा खींच दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ बना सामने फैला दिया। पुआ और पुड़ियों के गठ अगूछे में पड़ने लगे। उत्तिमा छन्न छन्न करता हुआ दूसरे गांव की ओर बढ़ा। पीछे पीछे नचदिखुओं का झुंड हंसता गाता शोर मचाता। काका इसे शुरू से ही मानते हैं। आज के दिन इसे 1 रुपया देते हैं। पिछले 3 साल से हमुचुआ बोझा भी देने लगे हैं और उत्तिमा काका से ऐसे बतियाता है जैसे मेहरारू अपने मर्द से। गांव के सभी लोगों को वह नाम से पुकारता है, लेकिन काका से ऐसा लजाता है कि दूसरों के सामने उनसे कभी बतियाता तक नहीं। नाम लेना तो बहुत दूर की बात। इनके दरवाजे से जैसे ही नाच कर आगे बढ़ा कि काका आते हुए दिख गए। भीड़ में से किसी ने बोल दिया, उत्तिम, तुम्हारे भतार आ गए हैं। उत्तिमा चलते चलते ठमक गया। सामने जो काका को देखा तो साड़ी का पल्ला खींचकर फुर्ती से घूंघट काट लिया। गोल रुक गया था। मुस्कुराते हुए काका गोल के पास पहुंचे। ढोलक वालों ने तड़ तड़ ढोल पीटा। उत्तिमा के घुंघरू झंझना उठे। बिजली की गति से उत्तिमा गोलाई में महीन काट से ढुड़कने लगा। गले से गीत फूटा, हाजीपुर के हाट में हिराइल हो मोरे नाक की झुलनिया, सासू मोरा मारे नंदी गरियावे, सैया मारे बास की कोइनवा, सासू खुजवावे ननद खुजवावे, पिए ढूंढे नाक की निसनिया, मेरे नाक की झुलनिया। काका ने धोती की फेंटे में बंधा 1 रुपया निकालकर सामने किया। अब मान जाओ जोगी जी, कोई चिल्लाया। अजीब मुस्कुराहट से घूंघट निकले हुए ही उत्तिमा काका के आगे थिरकने लगा। काका ने रुपए का निचला कोर पकड़कर खड़ा करके उत्तिमा के आगे हाथ में बढ़ा दिया। जोगी जी, हाथ न छूना। उत्तिमा ने 2 उंगलियों से थोड़ा सा घूंघट हटाकर काका के बढ़े हुए हाथ में चांदी के रुपए को तिरछी आंखों से देखा। फिर बड़े अंदाज से बचाते हुए काका की उंगली छुए बिना उत्तिमा ने रुपया पकड़ा। काका ने रुपया छोड़ उत्तिमा की कलाई। लाश से झुककर झटके से अपनी कलाई छुड़ा गाते हुए उत्तिमा पीछे मुड़ा। सैया मोरा नादान रे, पकड़े मोरे कलाई। एक साथ हंसती हुई भीड़ बोली, वाह जोगी जी क्या काट है। ढोल 5-7 बार ठनक गया। गोल आगे बढ़ गया। काका घर चले आए।